देखिए, मैं छात्र नेता रहा हूँ। जी, हो सकता है कुछ लोगों को बात अच्छी ना लगे। ज़्यादातर जगह पे स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन बंद हो चुके हैं। जी, मेरे उत्तर प्रदेश में बंद है, अभी राजस्थान में बंद कर दिए गए वहाँ होते थे, बिल्कुल। हरियाणा में पिछले 15 साल से बंद है। जी। तो वो जो एक नई पीढ़ी निकलती थी हुँ। और आज का युवा सोशल मीडिया पे ज़्यादा चला गया है। हाँ जी, और बिल्कुल। पड़ोस का कमरा हॉस्टल में हम रहते थे, सारा हॉस्टल एक दूसरे के साथ बैठता था। जी, अब अपने-अपने कमरे में कंप्यूटर और लैपटॉप पे सब रहते हैं। तो सोशल बाउंडिंग बहुत कमज़ोर हो रही है धीरे-धीरे। जी, जी। आज ज़िद्दी दिल की ट्रेन आई है मुज़फ्फरनगर के स्टेशन पे। स्टेशन मास्टर का जब आप नाम सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि आज स्टेशन मास्टर हैं डॉक्टर संजीव बालियान जी। और ये वो शख्स हैं जिन्होंने मोदी जी के नेताओं की अग्रिम पंक्ति में यहाँ पे ध्वजारोहण का काम किया है। आज जब इनके प्रगति के कार्यों को हम देखते हैं और जब उन्हें हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर एक समय पे जाना जाता था हिंसा और दंगों के लिए, पर आज वही मुजफ्फरनगर जाना जाता है उसकी काउ सेंचुरी, उसके खिलाड़ी और बहुत सारे काम इंडस्ट्रीज़ को लेके अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे इन्होंने ऐसे उदाहरण पेश किए हैं पूरे देश के सामने, मोदी जी के सामने, हम आम लोगों के सामने, कि उनकी आज उदाहरण देने के लिए हम विवश हो गए हैं। जिद दिल की कड़ी देखिए और इस दिल की जिद देखिए कि आज हमारे साथ में है डॉक्टर संजीव बालियान जी, मुजफ्फरनगर से, यूपी में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, और इतने व्यस्त समय में से आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है सर। जी। इतना सब कुछ भीड़ देखकर, इतने लोगों के प्रेम आपके प्रति देखकर सर काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि एक अलग इमेज होती है, हम बात करते हैं किसी नेता की या एक पब्लिक फिगर की जब हम बात करते हैं, लेकिन जब उसी पब्लिक फिगर को हम लोग इतना डाउन टू अर्थ देखते हैं तो सर मन भी खुश हो जाता है। और चलिए शुरू करते हैं। जी। सबसे पहले हम आपकी जीवन यात्रा से शुरुआत करेंगे कि कैसी रही आपकी जीवन यात्रा, कि जैसे हमारा शो का नाम है द जिद्दी दिल शो, तो मैं आपकी वो जिद जानना चाहूंगी कि एक डॉक्टर को उसने एक राजनीति में लाने पे मजबूर कर दिया। मेरा बड़ा अजीब-सा जीवन रहा है। जी। कभी मैं छात्र राजनीति में था, जी। उसके बाद विदेश चला गया, कुछ दिन मैं कनाडा रहा, कुछ दिन मैं अमेरिका रहा, उसके बाद अपने गाँव वापस आ गया, नौकरी की, उसके बाद बिज़नेस किया, जी। बीच में खेती की और समाज से राजनीतिक आप कह सकते हैं राजनीति में हमेशा बना रहा। जी। छात्र जीवन से, विद्यार्थी परिषद से भी जुड़ा रहा। जी। उसके बाद आंदोलन में भी रहा, अन्ना हज़ारे के आंदोलन में सहयोग किया, आरटीआई आंदोलन में भी था, जी। 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 किसान आंदोलन में भी महेंद्र सिंह टिकैत के आते जाते रहते थे। अच्छा। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी से शुरू से जुड़ा रहा। जी। और फिर मुजफ्फरनगर जब वापस आया तो हालात इतने खराब थे यहाँ के, उस समय जो यहाँ एक अपराधी, राजनीतिज्ञ और अधिकारी, जी। 3 लोगों का नेक्सस था यहाँ। उस नेक्सस में इतने बुरे हालात मेरे जनपद के थे कि लोग जब जनपद मुजफ्फरनगर आपका स्वागत है लिखा हुआ देखते थे तो हरिद्वार जाते हुए तो परिवार कहता था शीशे चढ़ा लो, मुजफ्फरनगर आ गया। ओह! इतनी बुरी और स्थिति थी हरिद्वार यहाँ पे। उत्तराखंड में जाके शीशे नीचे उतारते थे, वहीं रुकते थे। हम्म। तो इतने बुरे हालात जब जनपद में थे तो उस समय राजनीति में आने का फैसला किया, पार्टी में काम किया। बस यही छोटी सी जीवन यात्रा है। बहुत अच्छा लगा सर सुन के। यूएस से क्यों रिटर्न हुए? क्योंकि लोग यहाँ से यूएस जाते हैं कभी ना वापस आने के लिए। आप कैसे वापस आ गए? मैं ग्रीन कार्ड होल्डर था यूएस का। जी। उससे पहले मेरी कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी थी। मेरा मन नहीं लगा, मुझे अपना गांव याद आता था, अपना देश याद आता था। जी। तो मैं गया जरूर था पर रह नहीं पाया, वापस आ गया। जी। नॉर्मली ग्रीन कार्ड के बाद छोड़ते नहीं, हम्म। लेकिन मुझे मेरा मन नहीं लगा, आप ये कह सकते जी, वही बात होती है हैं। क्योंकि मुझे अपने इंसान देश की। से, जी। अपने गांव से, अपने जनपद से बेहद प्यार है। जी। इससे अच्छा मुझे कहीं नहीं लगता। आप मुझे कहीं भी भेज दो, लेकिन जितना मन मेरा अपने गांव में और अपने जनपद में लगता है, मेरा कहीं मन ही नहीं लगता। मैं मंत्री होने के बावजूद भी ज़्यादातर यहीं रहता हूँ। जी। दिल्ली नज़दीक है, अप डाउन कर देता हूँ। सुबह गया, ऑफिस में काम किया, शाम को वापस मुजफ्फरनगर आ गया। जी। मेरा मन यहीं लगता है। जी। जी। 2023 में राइट्स में जो झूठे मुकदमे लगे थे लोगों के ऊपर, 2013 13 में, सॉरी,
2013 में जो झूठे मुकदमे लगे थे लोगों पे और आपने उन झूठे मुकदमों को हटाने के लिए जिस लेवल का प्रयास किया, क्योंकि एक बार पोजीशन पे आने के बाद में इंसान को आम जनता से इतना लगाव रह नहीं जाता जितना हमने आप पे देखा है यहाँ पे, तो उसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, दंगा था, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। जी बहुत मुकदमे दर्ज हुए, ज़्यादातर फर्जी मुकदमे थे, गलत लोग, निर्दोष लोग फंसे, आप ये कह सकते हैं। जी चूंकि एसआईटी का गठन किया गया समाजवादी पार्टी सरकार में, जी और उस एसआईटी ने पूरे जिले को लूट लिया। ओ, बाहर से अफसर आए, इंस्पेक्टर भी बाहर से आए, जी और उन्होंने इस जनपद में हर किसान को लूट लिया। पैसे लेके नाम बढ़ाए गए, पैसे लेके नाम निकाले गए, तो निर्दोष लोग ज़्यादातर फंस गए। जी 2014 में मंत्री बना। प्रयास तो उसी समय किया कि धरना भी हुआ, आंदोलन भी हुआ, गिरफ्तारी ना होने देने की बहुत चीज़ें चली। फिर सांसद बना, मंत्री बना, और शायद मैं जेल में मिलने भी जाता था मंत्री होने के बावजूद। जी जिस समय मंत्री बना, हजारों लोग जेल में थे। जी फिर जमानतें हुई। फिर एक समय ऐसा आया कि हम लोग बैठे आपस में, जी हिंदू पक्ष भी और मुस्लिम पक्ष भी, और हमने धीरे धीरे, हमें 2-3 साल तो लगे। बड़े नेता कहते रहे कि भाईचारा बनाएंगे या वो करेंगे, बहुत से और भी प्रयास हुए सबने, मैं नहीं कहता किसी मेरा ही, लेकिन जमीन पर हमने काम किया। हमने हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों को बैठाया गाँव में, जी और दोनों ही पक्षों के फैसले हुए। अब मैं कह सकता हूँ कि अबाउट 90% मुकदमों के हमने सामाजिक रूप से फैसला किया बैठ के, जी और वो मुकदमे दोनों पक्ष के थे। अच्छा और उस फैसले का परिणाम आज ये है कि आप पिछले 10 वर्षों में ना तो कोई जातीय तनाव इस जनपद में हुआ, ना धार्मिक तनाव हुआ। अब कोई बात ही नहीं रही है ऐसी हिंदू मुस्लिम या इस तरह की। जी सब लोग एक दूसरे पर जाते हैं, और एक तरह से घाव जो थे वो घाव भर चुके हैं, आप ये कह सकते जी 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 हैं। और हमारे फैसले हो गए, और अब शांति है और अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा सर सुन के। आप जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, कहाँ तक कारगर है ये? क्योंकि हिंदू पक्ष कुछ कहता है, मुस्लिम पक्ष कुछ कहता है, और जब दंगे भी हुए हैं, और उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर तो बहुत इस चीज़ को लेके बदनाम भी रहा है, तो उस चीज़ का आप किस लेवल तक उसको कंट्रोल कर पाए हैं? और अगर हम भाईचारे की बात करते हैं, एक ऊपरी तौर पर और एक अंदरूनी तौर पर, तो आपको क्या लगता है कि अंदरूनी तौर पर उस भाईचारे को आप कितना एस्टेब्लिश कर पाए हैं वहाँ पर? अब तो खूब है, अब मुझे कहीं कोई समस्या नहीं लगती। जी आप खुद देखें ना, 10 साल में कोई ये घटना भी तनाव की नहीं हुई। जी चूंकि अब प्रशासन निष्पक्ष है। पहले प्रशासन एक पक्ष के साथ रहता, समाजवादी पार्टी की सरकार। अब प्रशासन निष्पक्ष भाव से काम करता है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि हम आपस में उठते हैं, बैठते हैं, शादी में आना जाना सब चीज़ है। मैं भी सभी मुस्लिम्स के गांव में जाता हूँ, जी मुस्लिम्स मेरे पास आते हैं काम करवाने के लिए, और मैंने कभी ये नहीं देखा कि मुसलमान है मुझे इसका काम नहीं करना। जी जी जो मेरे बस में था, जो मेरे पास आया, मैंने सबका काम करने का प्रयास किया। और वैसे भी आपस में गांव में भी सब एक दूसरे के पास बैठते हैं। जी किसी तरह का मुझे कोई तनाव, देखिए हो सकता है राजनीतिक लेवल पे कोई किसी पार्टी को वोट देता है, किसी पार्टी को वोट देता है। राजनीतिक लेवल पर अलग वोट देने से कोई तनाव नहीं होता, जी वो उसका अधिकार है लोकतंत्र में सबका। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे जनपद में कहीं भाईचारे में कोई कमी है। जी 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 ऐसा भी सुनने में आया है कि कोरोना काल में जब यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, और आपने उत्तराखंड के किसी कंपनी से, बंद पड़ी हुई कंपनी से, आपने वहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर्स निकलवाए, बहुत मुश्किल से निकलवाए, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत बीच बचाव और साठगांठ करनी पड़ी थी। तो वो कहानी क्या है सर? देखिए, एक तो कोरोना में मेरे 2 बड़े भाई कोरोना में चले गए। ओह दोनों बड़े भाई थे, कोरोना में चले गए। जी मैं खुद भी बंगाल के चुनाव में था, तो जब मेरा कोरोना हुआ पहली बार, प्रधानमंत्री की रैली थी, मुझे पता भी नहीं था। मैं RT-PCR टेस्ट हुआ, उन्होंने कहा आपको तो कोरोना है, आप मंच पे नहीं जा सकते। ओह तो मैं कार से वापस आया बंगाल से, चूँकि जिस कार में बैठा, मैंने कहा ड्राइवर को, अब तुझे बच नहीं सकता। अब शायद मुझे 34 या 35 घंटे लगे थे वापस आने में। और मैं कोरोना में शायद एकमात्र ऐसा व्यक्ति था, मेरे यहाँ मेडिकल कॉलेज में कोरोना का था, और सरकारी हॉस्पिटल में मैं रोज़ जाता था मेडिकल कॉलेज। पता नहीं क्यों मुझे कभी डर नहीं लगा। जी मैं सब कोरोना वालों से मिलता था, मास्क पहन के, PPE किट पहन के, और मैंने अपने जनपद में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी। जी वो एक मुझे पता लगा एक बड़ा कैप्सूल की हमें आवश्यकता है। उसके बाद हम ऑक्सीजन, चूँकि मुजफ्फरनगर से होकर गुजरती थी उत्तराखंड में, तो हमारे केंद्र सरकार में पीयूष गोयल देखते थे उस जी। मामले को उस समय, जी कोरोना ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रिक्ट वाइज और वैसे वाइज।
तो मैंने कहा कि अगर मुझे नहीं ऑक्सीजन मिलेगी तो मैं ट्रक नहीं गुजरने दूंगा यहाँ से। ओह! अगर ऑक्सीजन मुझे फरनगर से जा रही है जी। तो हमें ऑक्सीजन दे के आपको ले जाना पड़ेगा। तो लेकिन उसको स्टोर कहाँ करते, हमारे पास कोई संसाधन नहीं था। जी। तो मुझे किसी ने बताया कि कैप्सूल पड़ा हुआ है, एक कंपनी थी वो बंद हो गई थी। जी। तो मैंने कहा कैप्सूल को हम निकाल लेते हैं, हुँ। दबा हुआ पड़ा था जमीन के अंदर। तो जब कैप्सूल निकालने के लिए यहाँ से भेजे गए लोग, तो वहाँ कर्मचारियों की हड़ताल चली थी, उनकी सैलरी नहीं मिली थी बहुत सालों से उस कंपनी ने। हुँ। तो मैंने मुजफ्फरनगर से लोग भेजे और फोर्स भेजी। हम जबरदस्ती हरिद्वार से उस कैप्सूल को निकाल के यहाँ लेके आए। जी। और जो ट्रक यहाँ से गुजरते थे हम उनसे ऑक्सीजन लेते थे। और हमारे जनपद में उस कैप्सूल को लगने के बाद पूरे देश में ऑक्सीजन का क्राइसिस कुछ दिन रहा, सरकार के पूरे प्रयास के बावजूद। लेकिन मेरे जनपद में ऑक्सीजन की कहीं कमी नहीं रही। मेरे जनपद में ऑक्सीजन की कमी से कोई बहुत नहीं हुई। जी। और मैं रोज पूरा कोरोना जब तक चलाया, रोज मैं हॉस्पिटल में सब लोगों से मिलता था, खुद जाता था, सबको रोज देखता था। सबने कहा, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों कभी डर नहीं लगा। मुझे लगा कि मेरी ड्यूटी है, मेरा काम है, मुझे इस काम को करना चाहिए। जी। और जिस तरीके से आपने कोरोना काल में अपनी ड्यूटी निभाई है, वैसे ही आपने खतौली ट्रेन एक्सीडेंट के टाइम पे भी आपने अपनी ड्यूटी निभाई, क्योंकि सुना गया है कि आपने खुद वहाँ पे खड़े रहकर काम, मतलब जब एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद में आपने खुद खड़े रहकर वहाँ पे एक-एक जिनका एक्सीडेंट हुआ है उन लोगों को निकाला है वहाँ से। शायद वो एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट के बाद पहुंचने वाला मैं पहला व्यक्ति था। जी, जी। मैं बाई चांस खतौली के आसपास कहीं था, हुँ। तो मुझे पता लगा ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। तो शायद लोकल पुलिस के 2-4 लोग पहुंचे होंगे। जी। उसके बाद मैं ही पहुंचा। मैंने ही सभी प्रशासनिक अधिकारियों को फ़ोन किया और हमने ही सबने निकाल कर, मैं और मेरे साथी जो साथ थे, घायलों को निकाला, एम्बुलेंस में भिजवाया, अलग अलग हॉस्पिटल्स में गया। कुछ सबको हमने ही निकाला, आप ये कह सकते हैं, जी। प्रशासन के साथ मिलकर। जी। और शायद निकालने में पूरी रात हम वहीं रहे। शाम का एक्सीडेंट का मेरे समय तो एग्जैक्ट याद नहीं क्या था, लेकिन मुझे इतना याद है कि पूरी रात हमने वहीं पे गुजारी। बहुत लोग आए, बहुत लोग साथ थे और उसका शायद उस प्रयास का ये भी रहा कि ज़्यादातर घायल बच गए। जी। जी। जो मृतक है उनकी संख्या बहुत कम रही। हुँ। और साथ के साथ मेरठ के जितने हॉस्पिटल्स थे वो भी मैंने सब खाली करा दिए। मैंने डीएम मेरठ को कहा कि मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ मेडिकल सुविधा इतनी ज़्यादा नहीं। जी। तो मैंने मेरठ के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल खाली करवा दिए। जो बुखार के पेशेंट थे मैं कहा उठा कर अलग बैठा दो। जी। सारे हॉस्पिटल में जो उसका सारे पेशेंट को जाने से पहले सारी इमरजेंसी सुविधाएं वहाँ पर तैयार थी। ब्लड, डॉक्टर्स, सर्जन, जी। एनेस्थेटिक सब रेडी था। घायल जाते रहे जी। और घायलों का विद इन नो टाइम इलाज शुरू होता रहा, तो उससे बहुत लोगों की जान हम बचा पाए। बिल्कुल सही। अगर हम ट्रेन की बात कर ही रहे हैं तो रेल कॉरिडोर के बारे में आपका क्या कहना है? जो रेल कॉरिडोर आपने करवाया कि मालगाड़ी बिना किसी टैक्स दिए वो जो आगे। ये फ्रेट कॉरिडोर हमारे यहाँ से गुजर रहा है, लाइफ लाइन साबित होगा भविष्य में। जी। क्योंकि इसके गुजरने से जिस जो हम यहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारे यहाँ चीनी बहुत होती है, जी। हमारे यहाँ आयरन इंडस्ट्री है, हुँ। हमारे यहाँ पेपर मिल है। 3 तरह के उद्योग मुख्य रूप से, कुछ केमिकल इंडस्ट्री। जी। और हम अगर पेपर भेजना है या हम जैसे कच्चा लोहा इंपोर्ट करते हैं, बाहर से आता है विदेश से, पोर्ट पाएगा, फिर 5-6 या 10 दिन लगेंगे ट्रक में आने में। या हमारी चीनी जाएगी बाहर, एक्सपोर्ट भी होती है चीनी, जी। तो उसको ट्रक को पोर्ट पे जाने में 8 दिन 10 दिन लगेंगे। वो मुजफ्फरनगर से ही 1 दिन में पहुंच जाएगा, कलकत्ता पोर्ट पे पहुंचेगा या बॉम्बे पोर्ट पे पहुंचेगा। ओह! तो ये आने वाले समय में जो फ्रेट कॉरिडोर है, जी। ये मुजफ्फरनगर में इंडस्ट्री के लिए एक रास्ता खोलेगा। बिल्कुल। और बहुत सी इंडस्ट्री यहाँ आएंगी, चूँकि हमें अपना माल पहुँचाने में या बाहर से कच्चा माल मंगाने में कोई प्रॉब्लम रहेगी। जी। तो मुझे लगता है कि भविष्य में ये मोदी जी ने फ्रेट कॉरिडोर की जो शुरुआत की थी, जी। प्लानिंग हुई पिछली सरकार में। अच्छा। प्लानिंग तो सब कांग्रेस करती थी, आपकी सारी लेकिन प्लानिंग, एग्जीक्यूशन हाँ। सब नरेंद्र मोदी जी ने किया। जी। जी। शुरुआत भी उनके कार्यकाल में हुई और अब जो ट्रेन चल रही है उनके कार्यकाल में। जी। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ से फ्रेट कॉरिडोर जिन जनपदों से गुजरता है, उनमें इंडस्ट्री की अपार संभावनाएं बढ़े। जी। इंडस्ट्रीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो कितना प्रतिशत इंडस्ट्री में हम कह सकते हैं कि एक प्रोग्रेस आया है? हम 2014 से पहले की बात करते हैं, 2014 के बाद की बात करते हैं और आज हम 2024 में खड़े हैं। तो 2024 से पहले और 2024 के बाद तो हम किस जगह अपने आप को खड़ा पाते हैं कि किस लेवल की प्रोग्रेस हमने पाई है? देखिए 2017 में सरकार बनी उत्तर प्रदेश में,
3 साल तो हम बहुत कुछ नहीं कर पाए सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि हर मामले में स्टेट गवर्नमेंट का सहयोग चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनी तो स्थितियाँ बदलने की शुरुआत हुई। बिजली, सड़क और लैंड ऑर्डर, जी ये 3 किसी भी जनपद में इंडस्ट्री लगने के लिए जरूरी है। जी पहले बिजली की व्यवस्था में सुधार हुआ, लैंड ऑर्डर आज के दिन इतना अच्छा है, तो जो पलायन हुआ था यहाँ से, कुछ हमारे उद्योगपति बाहर चले गए थे, कोई उड़ीसा चला गया, कोई किसी प्रदेश में गया, तो वे रुके जाते जी थे। जी जी और रुकने के बाद अभी एमओयू साइन हुए हैं, 91 नई इंडस्ट्री हमारे मुजफ्फरनगर में आ ओ, रही है। 91 हाँ जी, अलग 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 उस फील्ड से सब्जेक्ट को लेके। करीब 8,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और 10,000 युवाओं को रोजगार की संभावना इसमें है। ये एक शुरुआत है। जी मुझे लगता है अगले 1 से 1.5 साल में ये इंडस्ट्री लग जाएगी। उसके बाद मैंने खुद सोचा है कि अगले 5 साल मैं पूरा समय इसी काम में दूंगा कि मुजफ्फरनगर के युवा को मुजफ्फरनगर में रोजगार मिले। जी जी और वो रोजगार मिलेगा लघु उद्योग से या बड़े उद्योग से। जी मेरा फोकस लघु उद्योग पर थोड़ा ज्यादा रहेगा, क्योंकि लघु उद्योग से ज्यादा आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं जी और लघु उद्योग में थोड़ा बढ़ावा दो, थोड़ी गाइडेंस दो, तो अपने आपके जनपद से युवा निकल के आएंगे। आजकल तो युवा नौकरी देने वाले बन रहे हैं। तो अगले 5 साल में अपना ज़्यादा समय इस काम में देना चाहता हूँ कि मुजफ्फरनगर के युवा को यहीं पर रोजगार मिले। जी। युवाओं की अगर आप बात करते हैं, रोजगार आपने बात की है, शिक्षा के ऊपर भी हम बात करेंगे आगे, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है कि युवा पॉलिटिक्स में आने से अपना आप को बचा रहा है? मतलब जिसको बोलते हैं कि क्या उसे वो एक तरीके का एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा जो उसे मिलना चाहिए था? देखिए, मैं छात्र नेता रहा हूँ, जी हो सकता है कुछ लोगों को बात अच्छी ना लगे। ज़्यादातर जगह पे स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन बंद हो चुके हैं। जी मेरे उत्तर प्रदेश में बंद है, हम्म, अभी राजस्थान में बंद कर दिए गए, वहाँ होते थे। बिल्कुल। हरियाणा में पिछले 15 साल से बंद है। जी 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 तो वो जो एक नई पीढ़ी निकलती थी, हम्म, और आज का युवा सोशल मीडिया पे ज़्यादा चला गया। हाँ जी और बिल्कुल। पड़ोस का कमरा, हॉस्टल में हम रहते थे, सारा हॉस्टल एक दूसरे के साथ बैठता था। जी अब अपने अपने कमरे में कंप्यूटर और लैपटॉप पर सब रहते हैं, तो सोशल बाउंडिंग बहुत कमजोर हो रही है धीरे धीरे। जी 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 और इलेक्शंस बंद होने के कारण नए छात्र नेता नहीं निकल पा रहे। तो ये कारण मैं मानता हूँ कि शायद युवाओं का रुझान राजनीति की तरफ थोड़ा कम हुआ है। जी। उसे बढ़ाने के लिए आपको क्या लगता है कि आप ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को कि जिससे कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी आए? देखिए, बदलाव कर तो युवा ही करते हैं। जी आज के युवा में कुछ अच्छी बातें हैं, राष्ट्रवादी बहुत है, देश के बारे में सोचता है। जी 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 लेकिन साथ के साथ पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि युवा जातिवाद की तरफ बढ़ रहा है। जी। सोशल मीडिया ने जातिवाद को बहुत बढ़ावा दे दिया। अब तो जो खिलाड़ी मेडल जीत कर आते हैं तो उसकी जाति लिखी जाती है, आईएएस बनते हैं तो उसकी जाति लिखी जाती बिल्कुल है। बिल्कुल। हम एक अजीब से जाल में फंसते जा रहे हैं, जी एक दूसरे की आलोचना, हर बात को जाति से जोड़ना। हमारे युवा को इससे बचना होगा। जी जी मोदी जी के आने के बाद जातियाँ का बंधन टूट के थे बिल्कुल। अब दोबारा इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देख रहा हूँ कि एक अजीब सी निगेटिविटी बढ़ युवाओं में रही पैदा है। हो रही है। युवाओं को सोशल मीडिया को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। जी ये जी सोशल मीडिया सिर्फ आलोचना का ही वो नहीं है कि मैं सारा दिन किसी की आलोचना करता जी हूँ। जी जी अब तो कहीं पर डर लगता है देखने से हाँ कि निगेटिव ही निगेटिव बातें को पहले पॉजिटिव बात बहुत आती थी, हम्म। अब निगेटिव है। तो युवाओं को इससे थोड़ा सा हटके थोड़ा ग्राउंड पे फोकस करना पड़ेगा। सिर्फ बदलाव सोशल मीडिया पे लिखने से नहीं होगा, वो जमीन पे उतरने से होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये एक मैसेज युवाओं तक जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पॉलिटिक्स में भी उनकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि युवा माइंडसेट जिस माइंडसेट के साथ आएगा वो एक बदलाव लेकर आएगा, और हर सिचुएशन में बदलाव कहीं ना कहीं हमें लगता है ज़रूरी होना चाहिए। बहुत अच्छी बात की सही आपने। मैं आज शाहपुर गई थी, और जिस रोड से मैं गई थी मुझे कहा गया कि वर्ल्ड बैंक से आपने CSR एक्टिविटी में पैसे लेकर वो रोड आपने करवाई है, गांव गांव तक आपने सड़कें पहुंचाई हैं। कैसे सोच लेते हैं आप इतना सारा? मतलब हर फील्ड में मैं जहाँ पे भी मैं, क्योंकि यहाँ आने से पहले मैंने बहुत रिसर्च किया आपको लेके। देखिए, हमारा काम है कि हम कहीं से थोड़ी बहुत नेगेटिविटी ढूंढ कर निकालें, लेकिन मुझे इस जगह पे बैठ के कहीं पे भी कोई नेगेटिविटी नहीं दिखी। तो ये लाइफलाइन है हमारी, जहाँ जी मैं पैदा हुआ था उस क्षेत्र की लाइफलाइन है सब। जी गड्ढे थे, टूटी हुई थी, मैंने कोशिश की कि सड़क बने, जी लेकिन थोड़ा बजट ज़्यादा था, चौड़ा कराना था। तो कई बार स्टेट के बजट से इतना नहीं हो पाता, नेशनल हाईवे तो बजट काफ़ी है। जी तो फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक से बनी थी। जी जी फिर मुझे पता लगा एशियन डेवलपमेंट बैंक कुछ सड़कों में पैसा यहाँ पे लगाना चाहता है।
तो मैं कुछ चीज़ें जानकारी शायद पढ़ा लिखा उस वजह से कुछ जानकारी आ जाती है। जी। फिर मैं उसके पीछे लग गया। फिर मैंने उन अधिकारियों का पता निकाला, मैंने अधिकारियों से बात की, उत्तर प्रदेश में बात की और भाग दौड़ करके करीब 350 करोड़ रुपए की सड़क बनी थी और 2018 में बनके तैयार हो चुकी थी सड़क। जी, जी। और ये हमारे शायद मुझे लगता है 100 के करीब गाँव को डायरेक्ट, 50 गाँव तो डायरेक्ट जोड़ते हैं, करीब 100 के करीब गाँव को इनडायरेक्टली सड़क इनडायरेक्टली जोड़ती जोड़ते है। हैं। तो ये वाकई मुझे अच्छा इसलिए भी लगता है सड़क पर चलना में कि इस सड़क के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत आपने। मेहनत। मैंने पता नहीं कितने चक्कर लखनऊ के काटे, जी। कितने कहाँ गया इस सड़क के लिए। तो जो मेहनत से काम होता है उससे पे चलने में आनंद थोड़ा ज़्यादा मिलता है। आज मैं जा रहा था सुबह तो 2 गड्ढे मिले मुझे, तो मैंने तुरंत अधिकारी को फ़ोन किया, छोटे-छोटे 2 गड्ढे थे। जी। मैंने कहा भाई सड़क पर गड्ढे होने शुरू हो गए हैं, इन गड्ढों को तुरंत बंद करो नहीं गड्ढा बड़ा हो जाएगा। जी, जी। तो इतना प्यार मुझे उस सड़क से। बिल्कुल सही बात है। इतना सारा काम कर रहे हैं आप और जहाँ पे भी आपकी प्रेजेंस की ज़रूरत होती है वहाँ पे आप प्रेजेंस दे भी रहे हैं। जैसे हमने रेल एक्सीडेंट की बात की या जहाँ पे भी आपका घर और काम को आप कैसे मैनेज कर पा रहे हैं इन सब चीज़ों में? कितनी शिकायत है आपके घर वालों की आपसे? शिकायत ही है, पिटारा है पूरा। मैंने घर का भी मैनेज ही नहीं किया। अच्छा। मुझे घर में कुछ नहीं पता। मेरे माँ और पिताजी हैं जी। मैं शायद उनका भी अच्छा बेटा साबित नहीं हुआ। जी, जी, मेरा जी। छोटा भाई है, वो उनकी देखभाल करता है, कोई भी बात हो। जी। मुझे घर के किसी भी मामले से कोई संबंध कभी रहा नहीं। जी। मेरी पत्नी करती है, मेरा भाई मैनेज करता है। हम्म। मुझे कभी उनने ना चिंता होने दी कि भाई क्या आवश्यकता है घर में, क्या नहीं है। मेरे 2 बेटियां हैं, जी। मैं कभी उनके स्कूल में भी आज तक नहीं गया। मैं कई बार तो उनसे पूछना पड़ता है कौन सी क्लास में कौन सी है। जी, जी, जी। मैं कभी उनके स्कूल भी नहीं जा पाया, कभी भी। जी। और शायद कई बार तो ऐसा होता है कि 10-10 दिन 15 दिन आपस में मिलते भी नहीं, बेटियों से भी नहीं मिल पाता। तो मैं घर के तरफ से आप लापरवाह कहिए या समय नहीं मिल पाया। मेरा पूरा समय अपने काम पे, राजनीति में, सामाजिक काम में 100% घर में मैं शायद रात को सोने के लिए आता हूँ 12-1 बजे और सुबह 6 बजे चला आता हूँ। इतना ही रिश्ता घर से मेरा है। पर आपने तो पूरे प्रदेश को ही अपना परिवार बना रखा है। ये बात ठीक है। बिल्कुल सही बात है। 3-3 सेना भर्ती आपने करवाई है, 3-3 रेलवेज आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं। मतलब 3 वाला जो संजोग है वो काफ़ी अच्छा बैठ रहा है आपके साथ में। इसके पीछे की कहानी क्या है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये संयोग है भाई। मैंने बल्कि आर्मी की भर्ती से मैंने अब इनकार कर दिया। जी। इस बार आर्मी ऑफिसर खुद आए कि हम भर्ती करना चाहते हैं जी। मुजफ्फरनगर में, मैंने मना किया। जी। क्योंकि पिछली भर्तियों में हमने बहुत मेहनत की, बच्चों के रुकने की व्यवस्था, 1 लाख बच्चे आए थे भर्ती में। अच्छा, अच्छा। उनके खाने की रोज 10,000 आते थे, 10,000 लोगों के रुकने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था। लेकिन हमारे समाज में एक गड़बड़ है, फौज को भी नहीं लोग छोड़ते। लोग आए, मेरा बेटा भर्ती होना, लोग ये नहीं समझते कि फौज एक ऐसी इकाई है कि देश में कभी इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किसी का नहीं रहा। नहीं। हम तो सहयोग करते थे फौज का जी। कि भाई हम सुविधाएं देंगे, आप हमारे यहाँ भर्ती कीजिए। इसलिए यहाँ पर आते थे कि मैं रुकने की व्यवस्था करता था, बच्चों की खाने की व्यवस्था। कई करोड़ रुपए खर्च हुए पिछली भर्ती में, जो मेरे शहर के लोगों ने सहयोग करके जी। सभी इंडस्ट्री ऑर्डर किए। तो जी। मुझे बड़ा दुख पहुंचा उस बात का। मैंने कहा यार कोई ये भी नहीं सोचता कि कम से कम फौज को बख्श दो। मैं तो फौज में बात भी नहीं कर सकता जी। कि आम आदमी को समझाना काफ़ी मुश्किल था। तो मेरे पहली बार किसी बात से मेरे मन को बड़ी ठेस पहुंची, जब लोगों में ये लगा कि भाई फौज की भर्ती ये लेकर आए। वो मेरा भर्ती मैं नहीं लाया, सरकार ने भर्ती यहाँ की और मैंने व्यवस्थाएं बेहतर करने के लिए खाने की उनकी व्यवस्था की। जी, जी। तो फिर मुझे दुख पहुंचा। फिर मैंने कहा मैं फौज की भर्ती जन्म क्या होता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में भर्ती होती है तो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, तो थोड़े ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं। मेरा इतना ही वो था कि कोई भी बच्चा है। लेकिन यहाँ के हालात देख के फिर मैंने इस बात से तौबा कर ली। मैं कहा फौज की भर्ती में अपने यहाँ मैंने मना कर दिया प्रशासन को, भाई बस हाथ उठा दिए कि मत करवाओ भर्ती। आरोप भी सुनूं, गलत बात भी सुनूं, लोगों का इतना सहयोग करूं, तो दुख पहुंचा बहुत इस बात से। बिल्कुल बिल्कुल। RRTS मेरठ तक तो आ गई है और आप पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं उसको मुजफ्फरनगर तक लेकर आने की। क्या लगता है आपको कि कहाँ तक ये चीज़ सक्सेसफुल हो पाएगी? 3 साल हो गए, अभी तो इस स्टेज पे हूँ कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट और ये चीज़ें तैयार हुई हैं। जी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से भी प्रयास कर रहा हूँ कि धामी जी भी साथ आ जाए, जी। ये हरिद्वार तक चली जाए तो बीच में हमारा काम हो जाएगा। जी जी। तो प्रयास में हूँ, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। वायबिलिटी जब ही आ पा रही है जब ये हरिद्वार तक जाए। जी। तो कोशिश पूरी है
आधा रास्ता तय कर चुका हूँ, जी, आधा रास्ता उम्मीद है कि तय हो जाएगा। बिल्कुल। बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स आपके लिस्ट में लगे हुए हैं और उनमें से एक प्रोजेक्ट आपका काऊ सेंचुरी का भी है। तो कहाँ से आया ये थॉट आपका काऊ सेंचुरी बनाने का? क्योंकि मुझे लगता है कि देश की पहली काऊ सेंचुरी यहाँ पर बन रही है। 2022 के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम इस समस्या का समाधान निकालें। जी। चुनाव में बात आई थी हुँ, कि गोवंश बाहर घूम रहा है, बहुत ज़्यादा किसान को नुकसान होता है। जी। तो मैं सोचता रहा कि पहली शुरुआत फिर अपने यहाँ से करें, सब लोगों से बातचीत की, बड़ी मुश्किल से ज़मीन की व्यवस्था की। हुँ, सेंटर को ज़मीन ग्राम पंचायत ने दी, जी। कंस्ट्रक्शन का पैसा मेरे मंत्रालय ने दिया और चला रहे हैं जनता के सहयोग से। जी, जी, जी। अब इसको हमारी एक सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई है मुजफ्फरनगर में, हुँ, उसमें कुछ समाज सेवी, कुछ उद्योगपति, सब लोग मिलकर इसको हमने चलाने का प्रयास कर रहे हैं। हुँ, हुँ, कुछ इंडसइंड बैंक ने सहयोग किया, अलग अलग लोग सहयोग कर रहे हैं। हुँ, इंडसइंड बैंक ने हमें वेटनेरियन दिए 2 वहाँ पे। हुँ, अभी गेहूं की कटाई शुरू होगी जी, तो गांव से भूस मांगूंगा जी, जी, उनके जी, खाने के लिए। जी। कुछ ज़मीन पड़ी हुई थी खाली पे, वहाँ पे चारा बुआ है। तो हुँ, मेरे दिल के करीब है वो प्रोजेक्ट, आप ये कह सकती है। जी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। 8 महीने के अंदर हमने कंस्ट्रक्शन पूरी की है। ओह वाओ! शायद इस देश में 8 महीने में कोई कंस्ट्रक्शन ना हो पाई। नहीं, नहीं, कभी नहीं मैं हुई। हर हफ्ते प्रोजेक्ट पे जाता था, खुद जी, मॉनिटर करता था, जी, कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची, जी। कितनी हुई। अभी वहाँ ट्रेनिंग सेंटर खोलना है, अभी इस चुनाव के बाद शुरुआत होगी और कोशिश करूँगा हफ्ते 10 दिन में वहाँ जाता रहूँ जी, और उसे हम सब लोग मिलकर संभाल के, वो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे है। फिर जब हम इसको चलाएँगे तो लोगों को बताएँगे, दूसरे जनपदों के मेंबर पार्लियामेंट्स को, जी, अधिकारियों को। जी, मैंने कहा भाई आप आओ, हर जिले में ऐसी वेस्टलैंड, ये वेस्टलैंड थी, यहाँ जी। रेत के टीले थे, कोई हाँ, फसल नहीं होती थी। हाँ, हाँ, तो हाँ। ऐसी हर डिस्ट्रिक्ट में वेस्टलैंड पड़ी हुई है। जी, जी, उस जी, वेस्टलैंड में हम ला के इनको रखें और जनता के सहयोग से चलाएं। जी। तो एक पायलट प्रोजेक्ट है, इसको रेप्लिकेट पूरे देश में करने का प्रयास करें। शुकर तीर्थ में गंगाधरा को लाना, क्योंकि हर प्रोजेक्ट के बाद मैं एक लाइन ज़रूर सुनती हूँ आपसे कि ये प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है। और वो आपका ज़िद्दी दिल है जो आपको हर प्रोजेक्ट को अपने दिल के करीब लेकर आ रहा है। तो इसके बारे में कुछ बताइए सर। कोशिश बहुत हुई, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से आई है जी, और सबसे अच्छी बात है सुकृत विकास परिषद का अब गठन हो चुका है। जी, पहले तो हमने बहुत काम कराया नमामि गंगे प्रोजेक्ट से। जी, मैं इस मंत्रालय में था 2016-17 में, तो उससे घाट का निर्माण और कई जो कंस्ट्रक्शन था वो हुआ। अब गंगा की छोटी सी धारा आई है, जी। लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। हुँ, हमें पूरी गंगा वहाँ पे चाहिए, धारा जी, से हमारा काम नहीं चलेगा। जी, जी, जी। तो एक प्रोजेक्ट बनाया था एक बार मैंने, वेबकोस ने बनाया था, करीब उस समय 60 करोड़ का प्रोजेक्ट था 2017-18 में, अब शायद बढ़ गया होगा। पूरी गंगा की एक धारी निकाल कर लाने की गेट स्ट्रक्चर बना के, क्योंकि जितना पानी अब आ रहा है वो पर्याप्त नहीं है, जी, तो पूरा लाना पड़ेगा। भविष्य में प्रयास करूंगा कि एक पूरी गंगा की एक अलग से धार निकल के आए जी। और वो शुक्र से होती हुई दोबारा गंगा में जाकर मिले, उसका भी प्रयास करूंगा। मतलब आप कितना % श्योर हैं इस चीज़ के पीछे कि वो जब काम पे लगते हैं तो हो ही जाता है, संकट कितना भी आओ, लगे रहो काम हो ही जाता है। मतलब आपको इस क्षेत्र का भागीरथ बनने में कोई रोक नहीं सकेगा। आएगा जरूर। बिल्कुल अच्छी बात है। एजुकेशन को लेके आपकी क्या राय है? क्योंकि जिस तरीके से एजुकेशन का लेवल अभी आजकल बढ़ता जा रहा है, एक डिग्री कॉलेज है यहाँ पे शाहपुरा डिग्री कॉलेज, तो कैसे आप कनेक्ट करेंगे कि अभी मैं इस फील्ड में बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया, डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज तो कुछ बनवाए, जी, जी, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर पाया, मुझे करना चाहिए था। जी, कुछ ऐसे, एक मेरी सलावा में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जरूर मेरे लोकसभा क्षेत्र में, बिल्कुल बॉर्डर पे है, जी, मुजफ्फरनगर मेरठ जनपद के दोनों के बॉर्डर जी, पे। जी, जी, लेकिन मेरा एक मन है कि यूनिवर्सिटी मुजफ्फरनगर में आए। अभी तक कोई यूनिवर्सिटी मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में सेल्फ नहीं है। जी। मेरी कई प्राइवेट लोगों से बात हुई, कई संस्थाओं से बात हुई, हुँ, अभी तक कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन एक यूनिवर्सिटी मुजफ्फरनगर को आवश्यकता है बिल्कुल। और कोशिश रहेगी कि भविष्य में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना मुजफ्फरनगर जरूर हो। जी, स्पोर्ट्स अकेडमी की अभी आपने बात की वो है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तो चल रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन काम, अगले साल उसमें एडमिशन होंगे, वो मेरे लोकसभा क्षेत्र में। जी, लेकिन एक और यूनिवर्सिटी मुजफ्फरनगर में चाहिए। आपको चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि नीड है, वो अभी युवाओं के हिसाब से नीड है। और अगर हम स्पोर्ट्स अकेडमी की बात करते हैं, तो कितनी बड़ी अकेडमी है और आपको क्या लगता है कि कैसे-कैसे खिलाड़ी फिर मुज़फ्फरनगर यहाँ से दे पाएगा देश अकेडमी को? नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी उसका है। बजट 800 करोड़ रुपए है ओह! और मुझे लगता है इस यूनिवर्सिटी के बनने के बाद अगले साल उसमें जब एडमिशन होंगे, हुँ, अभी भी मेरे लोकसभा क्षेत्र में कई मेडल हैं इस बार। जी। मेरे लोकसभा क्षेत्र में 3 युवाओं के 5 मेडल हैं। ओह वाह! हाँ, शायद
देश का सबसे ज्यादा मेडल लाने वाला लोकसभा क्षेत्र होगा, मुझे ऐसा लगता है। जी जी क्यों करीब हमारे 107 के करीब मेडल थे और देश में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। हाँ तो अब आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा मेडल मेरे हिस्से में आने थे। जी हिस्से में तो खिलाड़ियों का है, लेकिन खुशी मुझे हुई कि मुझे बिल्कुल मिले। बिल्कुल इस यूनिवर्सिटी के आने के बाद यहाँ का पूरा माहौल बदलेगा। जी हमारे अंदर हमारी जीन्स में स्पोर्ट्स है, जी इस जी वेस्टर्न जी यूपी और हरियाणा में जी स्पोर्ट्स का अलग से कुछ है कल्चर। तो मुझे लगता है यूनिवर्सिटी के बाद आप देखना अगले 10 सालों में इस पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की हवा बदलेगी और बहुत बेहतरीन खिलाड़ी यहाँ से तैयार। बिल्कुल बिल्कुल। सौरभ चौपाल का सौंदर्य के बारे में आपका क्या कहना है? हमारी विरासत है, बहुत जी। पुरानी है। हम्म, कोई कहता है 500 साल, कोई कहता है 700 साल, कोई कहता है 800 साल। थोड़ी समय के साथ उसका वो मिल गया था। तो पहले महेश शर्मा जी मंत्री थे, तो 2 करोड़ रुपए उनसे लिए थे, कुछ काम जी, हुआ था। जी फिर भूपेंद्र चौधरी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधान परिषद सदस्य हैं। जी अभी उन्होंने पैसा दिया है, रिनोवेशन हुआ है और उसका जो स्वरूप पहले था उसी स्वरूप में वापस लाना है। अभी परसों हम फिर जा रहे हैं स्वरूप, प्रदेश जी अध्यक्ष भी जा रहे हैं। जी जी तो जो बाकी काम है उसके पैसे उनसे परसों फिर और लेने हैं। जी। मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार जो हमने सुना है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ जो रेलवे लाइन आई थी करीब 1880-85 के करीब अंग्रेजों ने रेल लाइन बनाई थी जी जी और 1880-85 में रेलवे स्टेशन बने थे, आप देखिए। जी और 2014 तक वही रेलवे स्टेशन थे, जी वही एक पटरी थी। 2014 के पहले बजट में जी हमने दोहरीकरण का काम शुरू कराया हम्म, और 2016 में इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हुआ। उससे पहले डीजल का इंजन आते थे यहाँ पे। अच्छा मेरठ तक बिजली के थे, जी आगे बिजली के नहीं थे, डीजल के थे 2016 में। और उसके बाद जितने मेरे लोकसभा क्षेत्र में स्टेशन है सबका जी। नया निर्माण हुआ है। जी 12 स्टेशन मेरे लोकसभा क्षेत्र में, 12 के 12 नहीं बने। लेकिन मुजफ्फरनगर का स्टेशन में एक दिन राजस्थान गया था, टीकमगढ़ एक जगह है। जी 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 तो मैं सुबह उठा, शोक दिल्ली से गया, सुबह करीब 7 बजे मैं स्टेशन पर जब उतरा तो कुछ कार्यकर्ता मुझे लेने आए। मैं बाहर निकला तो मैंने वापस मुड़ कर देखा तो मुझे लगा किला है। अच्छा मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा है। हम्म, तो मैं वापस आया दिल्ली, तो मैंने रेलवे के अधिकारी बुलाए। मैंने कहा मुझे टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन मुजफ्फरनगर में बनवाना है। हम्म, तो फिर वहाँ से मैंने अधिकारियों को वहाँ भेजा, वहाँ से नक्शा लेके आए और वो टीकमगढ़ नहीं है, कुछ और है। मैं गलत कह गया। टीकमगढ़ तो वहाँ है मध्य प्रदेश में, कोई और था वो जगह, जी मैं नाम भूल रहा हूँ, राजस्थान में आपके प्रदेश में। जी 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 वो सेम रेलवे स्टेशन हमने मुजफ्फरनगर में बनवाया। जब बाहर खड़े होते हैं तो आपको लगता है महल है, हमारे यहाँ महल नहीं है आपकी तरह, जी राजस्थान जी की तरह। जी तो बाहर खड़े होकर लगता है महल है, रेलवे स्टेशन नहीं। हम्म, तो अब वो रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हुआ है जी और वो बिल्कुल महल लगता है। हमने सोचा महल वैसे तो है नहीं हमारे यहाँ, चलो एक रेलवे स्टेशन में इसी महल बहाने बना आपने देते एक हैं। महल हाँ, लाके खड़ा कर अब वो दिया है। कोई दूसरी जगह थी, मैं नाम भूल गया उस स्टेशन का। चलिए अब हम ढूंढते हैं, ये काम आपके लिए हम करते हैं। एक है ना, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी क्योंकि पहले भी मैंने युवाओं का नाम बार बार लिया है कि युवा कटता है राजनीति में आने से क्योंकि उन्हें अपनी पर्सनल ग्रोथ नज़र नहीं आती है। तो एक मैसेज आपकी तरफ से युवाओं को कि पर्सनल ग्रोथ, करियर ऑप्शन प्लस उनका रोजगार का एक जरिया जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर पॉलिटिक्स में चले गए तो हमें हमारा रोजगार का जरिए का क्या होगा और घर परिवार कैसे चलेगा। तो एक मैसेज आप युवाओं को जरूर दें इस चीज देखिए ये तो मुश्किल है आज के दिन। जी मोदी जी के आने के बाद राजनीति का स्वरूप बदल गया। जी अब किसी को पैसा कमाना है तो कृपया करके राजनीति में बिल्कुल ना आए। जी राजनीति में अब घर से पैसा लगाना पड़ता है, कमाने की सोच बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। जी जी तो जिसे समाज सेवा करनी है, जिसे देश में कुछ बेहतर करना जी। है, वो निश्चित रूप से आए। भारतीय जनता पार्टी ने एक बात और बदल दी, जी परिवारवाद की जगह कम होती जा रही है। बिल्कुल मोदी जी का जो प्रहार है परिवारवाद और भ्रष्टाचार के ऊपर, जी उसने युवाओं के लिए रास्ते भी खोले हैं। बिल्कुल तो अब बहुत आम घरों के, मैं भी तो किसान का बेटा था, मेरे परिवार में तो कोई राजनीति में था, मैं आज मंत्री हूँ। आज आप देखेंगे चारों तरफ तो भारतीय जनता पार्टी में जितने भी लोग निकल कर आ रहे हैं वो जी। बिल्कुल आम परिवारों से, जी जिसे भी कुछ बेहतर करना है, राजनीतिक माध्यम में बेहतर करने का, समाज सेवा का बहुत अच्छा माध्यम है। चाहे पार्टी में रह के काम कीजिए या पद पे रह के काम, मौका मिले तो चुनाव लड़िए, लेकिन कृपया करके इससे दूर मत जी भागिए। जी हो सकता है आप कहीं कार्यकर्ता बनकर रहना चाहते हो, अपना परिवार भी चलाओ, कार्यकर्ता बनो, जी लेकिन आप जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप सिर्फ सोशल मीडिया से देश बदलेंगे, वो बेहतर तरीका नहीं है। बेहतर तरीका है सिस्टम के अंदर घुसो, जी अगर कुछ कमी है तो अंदर घुस के उसका ठीक करने का प्रयास करो। बिल्कुल।
आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव बालियान जी, जिनके साथ में हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए और ऐसे टॉपिक डिस्कस किए जिन पे आधे से ज़्यादा उनके दिल के करीब प्रोजेक्ट थे। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपने बहुत व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाला। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।